सो हाय वेलकम, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ कंपैरिजन बिटवीन दी टाटा पंच और निसान मैग्नाइट। हाल ही में निसान ने अपना जो मैग्नाइट का फेसलिफ्ट है उसको किया था लॉन्च, और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि फेसलिफ्ट के साथ इसकी जो प्राइस है ना वो भी बढ़ेगी करके। बट लकीली अनलाइक अदर कंपनीज निसान ने ऐसा किया नहीं, बल्कि सेम प्राइसिंग के अंदर इन लोगों ने ज़्यादा फीचर्स को अपडेट कर दिया है अपने पुराने मॉडल्स में, जिसकी वजह से ये पहले से भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। वैसे ज़्यादा डिटेल के लिए इसकी प्राइस 6 लाख से शुरू होती है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जाता है लगभग 11.5 लाख तक, विच डेफिनेटली मेक्स इट वेरी अफोर्डेबल। और इसी प्राइसिंग के अंदर आपको टाटा पंच भी मिलती है। इसकी जो प्राइस है ना वो भी आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं प्राइस क्लैश करने की वजह से हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर कर सकते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स आप आपके सामने देख रहे हो, इन सब को इस कंपैरिजन में ऐड करके हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सी सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट विच आर द लुक्स। सो लुक वाइज देखो, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपकी चॉइस को या फिर पर्सपेक्टिव को चैलेंज नहीं करना चाहता, बट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो मैं अपने पर्सपेक्टिव के बारे में बताना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैग्नाइट के लुक्स ज्यादा कंसिस्टेंट है कंपेयर टू दी पंच, सिंपली बिकॉज अगर आप इसके पूरे बॉडी को देखते हो तो फ्रंट से, साइड से, इवन बैक से इसमें काफी प्रोपोर्शनल आपको लुक्स मिलेंगे। कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी डायमेंशन ऊपर नीचे है। बट एट द सेम टाइम अगर आप टाटा पंच को देखते हो तो इसको कहीं ना कहीं अगर आप साइड से देखेंगे तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के चक्कर में टाटा ने इसकी जो हाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा रखी है, एंड एट द सेम टाइम इसकी लेंथ एक नॉर्मल हैचबैक जितनी है। सो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना वो बिगड़ रही है इसके डिज़ाइन में। और अगर हम प्रॉपर डिज़ाइन एलिमेंट्स की तरफ ही देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप मैग्नाइट का फ्रंट प्रोफाइल देखते हो तो इसमें आपको ज़्यादा स्लीकर एंड एग्रेसिव लुक्स मिलते हैं। इसके हेडलैम्प्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, एंड एट द सेम टाइम इसकी जो ग्रिल्स है ना वो पहले के मुकाबले ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं। इवन अगर आप इसका बम्पर वाला एरिया भी देखते हो तो इसको भी काफ़ी नीटली एंड सिंपल वे में डिज़ाइन किया गया है, नथिंग मच ओवरडन। बट एट द सेम टाइम जब आप टाटा पंच को देखते हो, ये जो बड़े बड़े से आपको हाउसिंग मिलते हैं हेडलैम्प्स के लिए, और ये जो पूरा बम्पर का एरिया है, दैट रियली डजंट लुक वेरी नाइस। बम्पर मुझे बहुत ज़्यादा ओवरडन लगा। कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स ने इसको ज़्यादा रगेड लुक देने की कोशिश की है, विच रियली डजंट सूट्स द कैरेक्टर ऑफ दिस कार। इवन सेम चीज़ हम साइड के अंदर भी नोटिस कर सकते हैं। टाटा पंच के अंदर जो आपको व्हील आर्चेस और जो डोर गार्ड है ना वो हद से ज़्यादा आपको बड़े मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम जब आप मैग्नाइट के साइड को देखते हो तो इसमें आपको व्हील आर्चेस और बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी कंसिस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल मिलती है। इवन इसके अंदर आपको ग्लास एरिया भी काफ़ी इनफ मिलेगा, एंड ओवरऑल कट्स एंड क्रीसेस जो डिज़ाइन वगैरह है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है इवन इन द रियल लाइफ। बैक प्रोफाइल वाइज भी मुझे निसान मैग्नाइट ज़्यादा बेहतर लगी। अगर आप निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो तो इसमें आपको अपडेटेड टेल लैम्प्स मिलेंगे, जो कि पहले के मुकाबले डेफिनेटली ज़्यादा स्पोर्टी लग रहे हैं। इवन अगर आप बम्पर का डिज़ाइन देखेंगे, इट इज़ जस्ट वेरी सिंपल। इसके ऊपर एक छोटी सी स्किट प्लेट इन लोगों ने दी है, विच रियली लुक्स गुड कंपेयर टू दी टाटा पंच, जिसके अंदर आपको बहुत ही बड़े बड़े से प्लास्टिक मिलेंगे। तो चलिए अभी आते हैं सेकेंड पॉइंट के अंदर, विच इज़ द बिल्ड क्वालिटी। और बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं दोनों एक्सटीरियर एंड इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी पर फोकस करूंगा। सो इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मैं इतना ही कहूँगा, मैग्नाइट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इस मैग्नाइट फेसलिफ्ट के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट टच वाला मटेरियल इसके डैशबोर्ड में और इसके डोर पैनल्स के ऊपर आपको मिलता है, और ये बेसिकली आपकी लेदराइट फिनिश है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील होती है। साथ में जो ओवरऑल फिट फिनिश है ना वो भी निसान मैग्नाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है इसके फेसलिफ्टेड वर्जन के अंदर। बाकी अगर मैं बात करूँ एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस है। टाटा पंच में जो ओवरऑल शीट मेटल क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मिलती है, ज़्यादा हैवी मिलती है। लाइक इसकी डोर्स एंड बोनेट ज़्यादा हैवी फील होते हैं कंपेयर टू दी मैग्नाइट, बट मैग्नाइट भी ज़्यादा पीछे नहीं है। इसकी जो शीट मेटल क्वालिटी है वो आपको अबव एवरेज मिलेगी, बट नॉट एज गुड एज दी टाटा पंच। लेकिन एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी को लेकर काफ़ी सारे लोगों में एक कॉमन मिसकंसेप्शन फैल चुका है, एंड दैट इज बिल्ड क्वालिटी इज इक्वल टू सेफ्टी, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। बिल्ड क्वालिटी इज नॉट इक्वल टू सेफ्टी। ये जो ओवरऑल एक्सटीरियर शीट मेटल है ये क्रम्पल जोन का काम करता है, लेकिन जो एक्चुअल सेफ्टी है वो मिलती है आपको शासी के अंदर। एंड ओवरऑल शासी वाइज दोनों ही कार्स बहुत अच्छे हैं। टाटा पंच ऑलरेडी अपना बेंचमार्क सेट कर चुकी है, इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली थी, और कहीं ना कहीं हम सेफ्टी के हिसाब से टाटा पंच पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम आपकी जो मैग्नाइट है वो भी बिल्कुल पीछे नहीं है।
अभी लास्ट टाइम मुझे याद है कि इसको 4 स्टार की रेटिंग ऑलरेडी मिली थी, बट इस फेसलिफ्टेड मॉडल के अंदर आपको अपडेटेड शासी मिलती है एंड एट द सेम टाइम आपको जो सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले सेफ्टी फीचर्स हैं ना वो भी मिल जाते हैं, लाइक 6 एयरबैग्स वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये गाड़ी लगभग 5 स्टार की रेटिंग स्कोर कर सकती है। अभी चलिए फटाफट से हम प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो प्रैक्टिकलिटी के अंदर सबसे पहले आती है स्पेस, एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस मैग्नाइट इज जस्ट अ बेटर ऑप्शन सिंस इस गाड़ी में आपको डायमेंशंस ज़्यादा बड़े मिलते हैं कंपेयर टू दी पंच। वैसे डायमेंशंस दोनों के मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ इधर, तो ज़्यादा डायमेंशन की वजह से मैग्नाइट के अंदर आपको लेग रूम और नी रूम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, एंड ज़्यादा विड्थ की वजह से इसमें 5 एडल्ट्स भी आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबल होकर। बट अगर आप टाटा पंच को लेते हो तो टाटा पंच में कम विड्थ होने की वजह से 4 एडल्ट्स और बीच में अगर आप बच्चे को बैठाते हो तभी आप कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। बाकी जो बूट स्पेस है वो ऑन पेपर आपको पंच में थोड़ी ज़्यादा मिलती है, बट रियल लाइफ में आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पेस। देन अगर हम आते हैं कंफर्ट के ऊपर, सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट बोथ आर गुड। सामने की सीटों में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैग्नाइट की सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसमें आपको अंडर थाई सपोर्ट एंड बैक सपोर्ट थोड़ा अच्छा मिलेगा। पंच के अंदर क्या है कि आपको ना थाई सपोर्ट थोड़ा सा मिसिंग लगता है, लेकिन बैक सपोर्ट इसका काफ़ी अच्छा है। सीट की कुशनिंग आपको दोनों में अच्छी मिलेगी। बैक सीटों के हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं है, बोथ आर वेरी एवरेज, बहुत ही कंफर्टेबल तो मैं नहीं कहने वाला। और दोनों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट की जो सुविधा है ना वो फ्रंट एंड बैक में मिल तो जाती है, लेकिन मैग्नाइट के बेस वेरिएंट से ही पीछे की सीटों के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बैक सीट के लिए सेंटर में आपको जो आर्मरेस्ट है ना वो दिया जाता है, विच इज मिसिंग इन दी टाटा पंच का बेस मॉडल। इसके अलावा दोस्तों अगर हम थोड़े ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें, सो मान लो कि अगर आपकी रनिंग ना थोड़े विलेज रोड्स में ज़्यादा है जहाँ पर गड्ढे वगैरह ज़्यादा है ना, तो उन रोड्स के हिसाब से आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस का फायदा है वो मैग्नाइट के अंदर ज़्यादा मिलेगा। इसके अंदर आपको लगभग 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, विच इज मोर देन इनफ फॉर इंडियन रोड कंडीशन। पंच में भी कोई दिक्कत नहीं है, 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, तो इसको भी आप ऑब्वियसली चला सकते हो ऑन दी विलेज रोड्स, बट कहीं ना कहीं मैग्नाइट आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फील होगी। बाकी सस्पेंशन वाइज बात की जाए तो मैग्नाइट के अंदर आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल इन मोस्ट ऑफ द रोड्स। बट मान लो कि अगर आपके जो रास्ते हैं ना वो कुछ हद से ज़्यादा ही ख़राब है, लाइक इन जैसे रोड्स में अगर आपकी डेली रनिंग है, तो कहीं ना कहीं आपको टाटा पंच के जो सस्पेंशन है ना वो ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि इसके सस्पेंशन ज़्यादा स्टिफर भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी नहीं है, बिल्कुल ही एक सेंटर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, बिकॉज ऑफ विच ये ज़्यादा बाउंसी फील नहीं होती इन वेरी बैड रोड कंडीशन। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रैक्टिकलिटी। सो इसी के साथ अभी हम चलिए फोकस करते हैं ऑन दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ दी पावर ट्रेन। पावर ट्रेन के अंदर हम सबसे पहले इंजन पर आते हैं। सो टाटा पंच में आपको एक ही इंजन मिलेगा, दैट इज़ दी 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन वाला पेट्रोल इंजन। इसके अंदर आपको लगभग 84 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क मिलता है। वही अगर आप मैग्नाइट की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको लोअर वेरिएंट्स में 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसके अंदर आपको लगभग 71 bhp की पावर और 96 Nm का पीक टॉर्क मिलता है। सेकेंडली आपको 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन भी मिलेगा पेट्रोल के अंदर, जिसके अंदर आपको लगभग 99 bhp की पावर और 160 Nm का जो भारी भरकम टॉर्क है ना वो मिल जाता है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो कि इनमें से कौन सी ले, मैग्नाइट का जो टर्बो वेरिएंट है उसी को प्रिफर करें। इट इज़ जस्ट अ जेम ऑफ अ इंजन। ये आपको किसी भी रोड कंडीशन के हिसाब से काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, और ये फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस भी आपको देगा। अगर आप हाईवेज़ में, सिटीज़ में, हिल्स में भी चलाते हो तो वहाँ पर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये निकाल कर देती है। एंड सेकेंडली इसके अंदर आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी इसके नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज़्यादा मिलती है। ऑन पेपर उसमें ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रियल लाइफ में सिंस इसमें आपको ज़्यादा इनिशियल पिकअप मिलती है तो आराम से आप इसमें लाइट फुटेड होकर ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो अगर आपका बजट लगभग 10 लाख के आसपास है देन डेफिनेटली इसका जो टर्बो वाला वेरिएंट है उसी को मैं आपको प्रिफर करूँगा। इसका जो नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन है ना उसको भी आप ले सकते हो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा अंडर पावर्ड फील होगा, इसके बारे में याद रखना। तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है देन आपको कहीं ना कहीं टाटा पंच का जो इंजन है ना वो ज़्यादा पंचियर एंड ज़्यादा बेटर फील होगा। स्पेशली बजट कम होने के साथ अगर आपकी रनिंग हाईवेज़ में या फिर हिली रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा है देन मैं आपको टाटा पंच ही सजेस्ट करूँगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। बाकी देखो फ्यूल एफिशिएंसी वाइज दोनों के अंदर आप लगभग 15 से 16 kmpl की जो एवरेज है ना वो रियल लाइफ कंडीशन में निकाल सकते हो ऑन दी कॉम्बिनेशन रूट्स। बाकी चलिए पावर ट्रेन के अंदर हम गियर बॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं।
और गियर बॉक्स वाइज देखो दोनों में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। पंच अगर आप लेते हो तो वहाँ पर आपको मैनुअल में 5 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक के अंदर आपको 5 स्पीड का AMT गियर बॉक्स मिल जाता है। अगर आप निसान की मैग्नाइट लेते हो तो वहाँ पर आपको मैनुअल में 5 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक में आपको लोअर वेरिएंट्स के लिए 5 स्पीड का AMT ऑफर किया जाएगा। हायर वेरिएंट अगर आप लेते हो तो वहाँ पर आपको 6 स्पीड का जो CVT है ना वो टर्बो वेरिएंट्स के लिए ऑफर किया जाएगा। और यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैनुअल के हिसाब से बोथ आर गुड इनफ, मतलब दोनों में आपको गेयर शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। इवन रिलायबिलिटी वाइज भी बोथ आर प्रिटी गुड। बट इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिक मैं सीधा कहूँगा कि पंच को आप अवॉइड करें, क्योंकि टाटा के जो AMT गियर बॉक्सेस है वो थोड़े से आपको जर्की फील करा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप मैग्नाइट की गियर बॉक्स को देखते हो तो इसका जो CVT वाला गियर बॉक्स है इट इज़ जस्ट अ वेरी गुड गियर बॉक्स। अगर आप कम प्राइसिंग के अंदर बढ़िया ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाहते हो देन मैं आपको स्ट्रेट अवे निसान मैग्नाइट का ये जो टर्बो CVT वाला वेरिएंट है उसी को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कम प्राइसिंग के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप ले सकते हो। अगर बजट बहुत ज़्यादा कम है देन आप इसका AMT भी चूज़ कर सकते हो, बट फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करके थोड़ा सा फाइनेंस बढ़ाकर अगर आप इसका CVT लेंगे तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अंत में अगर मैं बात करूँ ड्राइविंग डायनेमिक्स की तो देखो ड्राइविंग डायनेमिक्स वाइज मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, दोनों सिंपल फैमिली कार्स है एंड ऑब्वियस सी बात है कि आप फैमिली पर्पज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ करेंगे। सो नॉर्मल आप मान लो कि किसी लॉन्ग जर्नी में आप जा रहे हो और अगर आप 80 to 100 की स्पीड में किसी हाईवे के अंदर क्रूज़ कर रहे हो देन उस हिसाब से स्टेबिलिटी आपको दोनों में काफ़ी अच्छी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बेशक आपको हाई स्पीड में टाटा पंच के अंदर स्लाइटली बेटर मिलेगा कंपेयर टू द मैग्नाइट, बट ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। सो आई गेस मैंने ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना उसको कवर कर लिए। अभी चलिए बात कर लेते हैं फाइनली कंक्लूजन के बारे में। सो देखो कंक्लूजन वाइज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट को देखें। सो सिंपल सी बात है कि अगर आप स्पेसिफिकली फैमिली पर्पज़ के लिए कोई गाड़ी देख रहे हो देन निसान मैग्नाइट को कंसिडर करना ज़्यादा समझदारी वाली चॉइस रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है। सेकेंडली देखो अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी भी चाहिए उस हिसाब से भी आपको इसमें ज़्यादा पंचियर इंजन मिलेगा। इवन ऑटोमेटिक के हिसाब से भी इट इज़ हैविंग वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटिक एट एन वेरी अफोर्डेबल प्राइस रेंज। बाकी देखो अगर आपको सर्विस नेटवर्क और ओवरऑल डीलरशिप वगैरह थोड़ा सा बढ़िया चाहिए, उसमें कोई भी झंझट नहीं चाहिए और ज़्यादातर अगर आप अकेले ही चलाने वाले हो गाड़ी को और अगर आपकी रनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सिटीज़ के अंदर ज़्यादा है जहाँ पर ट्रैफिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है देन उस हिसाब से आप टाटा पंच को कंसिडर कर सकते हो। कम प्राइसिंग के अंदर इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन और ये प्रैक्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं एज अ ओवरऑल पैकेज अगर आप 10 लाख के हिसाब से कोई गाड़ी देख रहे हो आप निसान मैग्नाइट की तरफ आँख बंद करके जा सकते हो। बाकी देखो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दिए है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ना शोरूम जाकर दोनों का टेस्ट ड्राइव लेना है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों ही गाड़ियों में से किसी को भी आपको चूज़ करना है।